गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में। डैट इज़ अ टॉपिक इज़ ए लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स और प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट ऑडियो टेप में। अब मेरा जो टॉपिक होगा लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, लैंड का रिफॉर्म्स, लैंड मतलब होता है ज़मीन, रिफॉर्म का मतलब उसमें कुछ सुधार करना। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर सेंस था कि जब जो एग्रीकल्चर होता था, जिस टाइम होता था ब्रिटिश के टाइम या उसके बाद ब्रिटिश के ठीक जाने के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो हमारी इंडियन एक जो गवर्नमेंट है उसने किस तरीके से खेतों में उसका किस तरह सुधार किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखिए इसमें क्या था कि लैंड रिफॉर्म प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चेंज इन द ओनर्स ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब ये कह रहा है कि उस ज़माने में क्या होता है, किसी किसी किसानों के पास बहुत ज़्यादा खेत होते थे, लंबा ज़्यादा बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, कई बीघों में खेत होते थे। ठीक है, जैसा कि आज भी सुनते हैं कि किसी किसी गांव में इनके पास इतने बीघे खेत हैं, इतने बीघे खेत हैं। ठीक है, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों के खेत होता था, तो जो गरीब होते थे उनके पास कोई खेत नहीं होता था। ठीक है, जो गरीब लोग किसान जो होते हैं, जो जिनको टीलर बोलते हैं, टीलर्स, जो काश्तकार होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं जाके दूसरी जगह पर, तो उनको बड़ी काफ़ी परेशानी होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कि लैंड रिफॉर्मेशन बनाया कि जो एक जिसके पास लैंड है, ठीक है, वो लैंड पर क्या करेगा, उनकी इतनी मैक्सिमम लैंड को क्या करेगा, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और दूसरों को दिया जाएगा। जो दूसरा वो क्या करेगा, उस पर प्रोडक्शन करके उसका इंसेंटिव क्या करेगा, जो जिनका लैंड ओनर उनको मिल जाएगा। तो कहीं से कहीं उनको भी एक फ़ायदा होना चाहिए, इस तरह से एक लैंड रिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बनाया गया। लैंड रिफॉर्म मेजर टू हैव इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस अंडर डेवलप एंड डेवलप कंट्रीज फॉर अटेनिंग रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो यहाँ लिखा हुआ है रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मतलब कहते हैं कोई भी लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लैंड इतनी बड़ी लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका एक लॉजिकल तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, एंड वेरिएबल्स फार्मिंग स्ट्रक्चर, उस पर क्या होगा, हर तरह का क्या होगा, एक फार्मिंग खेती बाड़ी उस पर होगी, अच्छे तरीके उसकी जुताई होगी पूरी बाकायदा। ठीक है, देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इसीलिए क्या है कि बहुत ही ज़रूरी था कि लैंड रिफॉर्मेशन किया जाए कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में, और वहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन इंडिया की हुआ करती थी उस टाइम, तो ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती थी। तो हमने इससे पहले बताया था कि इंडिया की जब पॉपुलेशन के हिसाब से उस ज़माने में जो भी पॉपुलेशन रही होगी, और जो हमारी आज़ादी के टाइम में 70-80% हमारी जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर ही बेस करती थी। लोग एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें मेन मकसद क्या क्या था। इनका मेन मकसद ये था कि लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इक्विटी इन एग्रीकल्चर। यही मेन जो था कि एग्रीकल्चर में क्या हम करें, लोगों को बराबरी तरीके का हक दें, लोगों को बराबरी तरीके से उनका हक है जो लेना है, कि उनको जो भी है आप लैंड है तो उसको बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस पर वो खेती बाड़ी कर सकें और अपना लिवलीहुड्स को चला सकें, यही मेन था। अब इसका मेन लैंड रिफॉर्मेशन से करने से क्या क्या फ़ायदा हुआ कि जो इंटरमीडिएट्स थे, जो बिचौलिए थे, मिडिल मैन, वो पूरी तरह ख़त्म हो गए। इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू एबॉलिश इंटरमीडिएट्स। ठीक है, एंड टू मेक टीलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो एक तरह जो काश्तकार होते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, जो छोटे मोटे किसान थे, उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे हो गया, गवर्नमेंट से हो गया। जो बीच के जो बिचौलिए थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, ख़त्म हो गए। बिचौलिए कौन, जो रेंट वसूलते थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन मार ले जाते थे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो लैंड रिफॉर्म करने से क्या हो गया, एक तो इंटरमीडिएट पूरी तरीके ख़त्म हो गए। द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वॉज डैट ओनरशिप of land would be give incentive to the actual tillers to make improvement provided sufficient capital was made available to them। यही कह रहा है कि यही मेन जो इसका आइडिया क्या था लैंड फॉर्मेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वॉज ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप का जो लैंड था वुड गिव इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव देना। ठीक है, वो अपना लैंड क्यों देगा, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा टू द एक्चुअल टीलर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट, ताकि उनको मिल जाए, ताकि वो उसमें कुछ क्या कर सकें, सफिशिएंट उनको कैपिटल मिल जाए, उस पर अपनी खेती बाड़ी कर सकें। यही लैंड रिफॉर्मेशन था।
द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स ब्रॉड कितना 2 लाख टेनेंट्स, जैसे इंटरमीडिएट्स को हटाया गया बिचौलियों को, तो 2 लाख जो टेनेंट्स हैं, ठीक है, टेनेंट मतलब जो रेंट देने वाले लोग, किराया देने वाले उस खेती पर, उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे होगा, सीधे गवर्नमेंट से हो गया। द ओनर राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट। तो ओनरशिप क्या करने लगे, वो एक उनको अधिकार देने लगे कि आप उस पर खेती बाड़ी की, हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे टू इंक्रीज इंसेंटिव आउटपुट एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो जो बहुत बड़ी जो खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा किसी खेत होता था तो अपना क्या करते थे, वो खेतों गवर्नमेंट का कि आप दूसरे खेत दे दीजिए, ठीक है, खेत दे देंगे, वो अपना प्रोडक्शन करेंगे और आपको इंसेंटिव दे देंगे वो, ठीक है, ठीक है। बहुत से ऐसे होते थे कि अब खेती करते थे तो उनको किसान क्या करते थे, जो बड़े किसान उनको कुछ फ़ायदा दे देते थे। तो ये एक बहुत फ़ायदा होता था कि जो टेनेंट्स हुआ करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता था, ठीक है। और वो कभी क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा खेती पे प्रोडक्शन करते थे, वो भी क्या करते थे, उठा करके मैक्सिमम उनका प्रोडक्शन होता था और बड़े बड़े टेनेंट, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स से उनको फ़ायदा होता था। ये लिखा है द ओनरशिप ग्रांटेड टू टेनेंट्स गिव देम इंसेंटिव। बाकायदा जो बड़े बड़े जो किसान होते थे, ओनर्स लैंड होते थे, ओनर्स ऑफ लैंड होते थे, वो किसानों को, छोटे किसानों को क्या देते थे, इंसेंटिव देते थे। इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा पैसा देते थे ताकि आप ज़्यादा क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। ये इसका मेन फ़ायदा था। नेक्स्ट हमारा क्या है, however the goal of equity was not fully served by abolition of intermediate because the foundation। हालांकि ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया है, बराबरी का जो दर्जा होना चाहिए वो पूरी सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या रीज़न था, इन सम एरिया द फार्मर जमींदार कॉन्ट्रीब्यूट ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू मेक यूज सम लूप होल्स इन एग्रीकल्चर, लूप होल्स इन लेजिस्लेशन। कुछ बड़े बड़े ऐसे एरिया थे जहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार हुआ कर, जिनके ज़मींदार उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है, वो उनमें कुछ लूप होल्स हुआ करता। लूप होल्स मतलब कुछ कमियाँ होती थी जो कानून में संशोधन कर देते थे। तो बहुत जगह ये प्रॉब्लम होती थी, कानून के हिसाब से उनमें बहुत गड़बड़ियाँ थी। इन सम केसेस टेनेंट्स वर इविक्टेड एंड ज़मींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेशन। कभी क्या होता था कि ज़मींदार कहता था कि टेनेंट को हटा दे, आज हटिया हमारे खेतों से, आप खेती नहीं करेंगे, हम इस पर खुद खेती करेंगे। इवन सम गेटिंग द ओनर्स ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। तो इसीलिए क्या होता था कि जो जिनका लैंड हुआ करता था उनको बहुत फ़ायदा होता था, जो बेचारे गरीब होते थे, किसान जो होते थे, उनको यहाँ तक कि उनको हटा दिया जाता था। तो जो बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म जो उस टाइम हुआ था, तो कुछ कुछ ऐसी जगह लूप होल्स हुआ करते थे जिसकी वजह से बहुत से जो पुअरेस्ट जो किसान होते थे, एग्रीकल्चरल जो होते लेबर होते थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या होता है, लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि लैंड को बांट देना, बंटवारा। लैंड सीलिंग मतलब लैंड किसी को बहुत बड़ी ज़मीन किसी एक इंडिविजुअल के पास है, ठीक है, तो उसको वो बंदा उतनी बड़ी ज़मीन नहीं रख के उसको ज़मीन को हम क्या करेंगे, बांट देंगे, इसी लैंड सीलिंग है। लैंड सीलिंग रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, कि आप कितनी बड़ी लैंड है आपको हम फिक्स कर देता, आप कितनी बड़ी लैंड रहेगी, विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल चलाता था। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो लैंड हुआ करता था बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, उसके आगे किसी की जो ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, ऑल लैंड बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर, उसे ले लिया जाता था बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी अलाउड टू लैंडलेस कल्टिवेटर एंड स्मॉल फार्मर। उनकी ज़मीनों को लेकर किसको दे दिया जाता था कि जो भी स्मॉल कल्टिवेटर्स है, जो खेती करने वाले थे, जो स्मॉल फार्म, उनको दे दिया जाता था। अब मान लो एक गांव है, एक गांव में पता चला कि 10,000 की आबादी, वहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े उनके पास ज़मीन है, और बेचारे गरीब कुछ कर नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का लैंड सीलिंग बना दिया कि आप इतनी ज़मीन अपने पास रख पाएंगे, ठीक है, वो आपकी ही ज़मीन रहेगी, लेकिन आपकी ज़मीन को हम दूसरे खेती को लेते ताकि वो भी खेती कर सकें, अपना प्रोडक्शन कर सकें। ये लैंड सीलिंग था। द पर्पज़ ऑफ लैंड सीलिंग वॉज रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस। ये मेन मकसद था कि ताकि जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, और जो लैंड ओनरशिप के पास ना रहे। लैंड सीलिंग हैव
टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया, एक बराबरी का दर्जा दिया। हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज बाय बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे लैंडलॉर्ड, उन्हें चैलेंज दिया। दे डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ताकि लागू ना हो सके। दिस डिले टाइम वाज यूज्ड बाय देम टू गेट लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, देयर बाई स्कीपिंग फ्राम द लेजिस्लेशन। तो वो क्या करते थे कि वो एक कानूनी पेचीदा लगा देते थे कोर्ट में जा कर के कि जो लैंड है, ठीक है, हम दूसरों लैंड नहीं देंगे, तो उनको मौका मिल जाता था, केस चलता रहता था। तो अब वो क्या करते थे, अपने जानते थे कि इतना बड़ा लैंड हमारा बढ़ जाएगा लैंड, तो अपने रिश्तेदारों के नाम पर बांट देते थे, ठीक है। तो ये इनका मेन काम था, जिससे क्या होता था कि बहुत ही गरीबों लोगों को प्रॉब्लम हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारे क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि लैंड रिफॉर्म व सक्सेस इन केरला। लैंड सक्सेस कहाँ सक्सेस हुआ, इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को अपनाने पर, जहाँ पर ये स्टेट हुआ करता था, जहाँ केरला और वेस्ट बंगाल होता था। Unfortunately, the other state did not have the same level of commitment and was inequality land holding continue, ठीक है। और जो अदर स्टेट हुआ करते थे, वहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा इक्वलिटी का चीज़ें नहीं आ पाई, बराबरी दर्जा नहीं मिल पाया लोगों को, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी। और जो ओनर्स थे, बड़े बड़े ओनर्स जो लैंड होल्डिंग्स के थे, उनके पास ही रहा। तो ये चीज़ें थी जो लैंड सीलिंग में प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब हमारा टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या क्या थी। ग्रीन रिवोल्यूशन, आप लोग बड़ा हरित क्रांति नाम सुना, हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, इसमें क्या क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या फोकस करना था। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वो अडॉप्टेड इन इंडियन ड्यूरिंग थर्ड प्लान, तीसरे प्लान में इन्होंने शुरू किया था। ड्यूरिंग कब, 1960 में किया था, ठीक है। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो इन इंडिया वर ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये था कि जो हम पुरानी टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन करते थे, उसको हटा करके नए टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करना। द एम ऑफ दिस स्ट्रेटजी वाज रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मेन इसका मकसद क्या था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इन सेलेक्टेड रीजन, अलग अलग रीजन जो है हमारे कंट्री में, वहाँ पर थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइज़र, क्रेडिट, लोन पर गवर्नमेंट सस्ता लोन देगी, फर्टिलाइज़र जो होता है, खाद होता है वो, मार्केटिंग फैसिलिटीज़, सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स आपने पढ़ा होगा, जिसके ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकें, ठीक है। ये इनका मेन मकसद था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट अबाउट 75% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर था। इंडिया एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन मानसून एंड इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मानसून, इंडिया ज़्यादातर किस पर डिपेंड था, मानसून पर। बारिश होगी तभी हमारा क्या होगा, अच्छी फसल होगी। एंड द फार्मर्स हैड फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, अगर नहीं होगी तो बहुत सारे फार्मर क्या करना पड़ेगा, परेशानी झेलना पड़ेगा। मोर एवर द प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो ड्यू टू यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से क्या होगी, प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा कम रहा। एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या है कि ऑफ इंसेंटिव्स एंड कंटिन्यू एफर्ट मैनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस एफर्ट से कि जो भी हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, प्रोडक्ट की कमी होती थी, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो यही कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन डिफिनेशन क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को बढ़ाना ड्यू टू यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, HYV सीड्स है। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या लिखा है, ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ द स्पेक्टिकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इससे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होगा कि हम आगे जो हमारा सोच थी उससे क्या हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया खेती बाड़ी में, ठीक है।
तो यही इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लोर मोर ग्रीन, क्योंकि आपको स्टार्ट 1966 में स्टार्ट हुआ था, इन द खरीफ सीजन में 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको डिस्कस की वही चीज़ में है। अब आपका आइए हाई यील्डिंग सीड्स का, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। अब जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।